Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering सृष्टिकार भोपाल। आज मैं आपसे यूनिट थर्ड जो कि टॉर्सन ऑफ शाफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपने यूनिट वन में बात किया था तो वहाँ पे सारे फोर्स आपके एक्सियल फोर्स थे। यूनिट टू दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, सेल्फ फोर्स बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लोप्स। आप इनके बारे में डिस्कस किया। आपको वहाँ पे एक इक्वेशन मिला था जब बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर। हमने यूनिट टू में देखा था दैट इज m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर। दैट्स का बेंडिंग इक्वेशन। It's the most important equation of bending stress. M that is moment, I that is moment of inertia, sigma that is bending stress by the distance from the neutral axis, E Young modulus R radius of the curvature. Similar यहाँ भी हम एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे जो आपको कहलाएगा टॉर्सन इक्वेशन। तो इस यूनिट में हम आपसे इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट, एक्सेल एंड स्पिंडल। कि जब हम शाफ्ट को एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या एजप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने बेंडिंग इक्वेशन में आपने एज्यूम कुछ एजप्शंस लिए थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ टॉर्सन इक्वेशन में भी लेंगे। एंड टॉर्सन इक्वेशन जब हम टॉर्सन इक्वेशन डिराइव करेंगे तो कुछ एजप्शंस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। Now let's start introduction of unit third. Torsion in shaft। इस यूनिट में ये आपको जो स्टार्ट लिखा हुआ दैट इज सिलेबस जो आपके आरजीपीवी का सिलेबस है दैट इज टेंशनल स्ट्रेस या टॉर्सनल स्ट्रेसेस इन द शाफ्ट। शाफ्ट में क्या स्ट्रेस आएगा, डिफॉर्मेशन इन सर्कुलर शाफ्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, stepped and hollow transmission of shaft. These are the syllabus which I covered in unit third. बहुत ही छोटी यूनिट है as compared to unit वन and unit टू। यूनिट थर्ड, यूनिट फोर और फिफ्थ ये तीनों यूनिट बहुत ही आपकी स्मॉल यूनिट्स हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आपका दैट इज सर्कुलर शाफ्ट। जनरली शाफ्ट आपके सर्कुलर भी होती हैं, नॉन सर्कुलर भी होती हैं। अगर बात करें शाफ्ट की शेप की तो शेप आपका सर्कुलर हो सकता है। नॉन सर्कुलर मींस कि आपका हो सकता है कि आपका जो शाफ्ट है दैट इज आपका रेक्टेंगुलर भी हो, आपका ट्राइपोजियम शेप का भी हो, या फिर सिंपल आप जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। या सर्कुलर शाफ्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शाफ्ट। अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर में आपका या तो हो सकता है रेक्टेंगुलर या फिर आपका ट्रिपोजाइडल दैट इज। और यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे दैट इज सर्कुलर शाफ्ट के बारे में। व्हाट इज शाफ्ट, हाउ कैन यू डिफाइन शाफ्ट। शाफ्ट आर यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप या सर्कुलर शेप, widely used in applications to transmit power from one point to another point, from a motor to a machine, from an engine to the rear axle। यदि ऑटोमोबाइल की बात करें तो इंजन से आपके रियर व्हील या रियर एक्सल पे जो आपका पावर ट्रांसमिट होता है। शाफ्ट या तो आपका सॉलिड हो सकता है या फिर आपका हॉलो शेप का हो सकता है। अगर शेप की बात करें तो या तो सर्कुलर होगा या सॉलिड होगा या फिर आपका हॉलो होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इन मशीनरी द जनरल टर्म शाफ्ट refers to a member usually of circular cross section
which supports gears, sprockets, wheel, rotors, and which is subjected to torsion and transfers or axial loading singly or in combination. तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ लोड की, तो जब आप टॉर्सन सॉफ्ट में हमने जो लोड लगेगा तो ये आपका टॉर्सनल लोड हो सकता है, एक्सियल लोड हो सकता है, बेंडिंग लोड, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एवर थ्री टाइप्स के लोड होंगे, टॉर्सन, एक्सियल, बेंडिंग लोड, और इन तीनों में किसी का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ लोड। एक सिंपल वर्ड में शाफ्ट को यदि आपको डिफाइन करना हो तो शाफ्ट आर द मशीन एलिमेंट विच आर यूज टू ट्रांसमिट पावर इन ए मशीन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, एक वर्ड्स में, एक लाइन में, शाफ्ट आर द मशीन एलिमेंट विच आर यूज टू ट्रांसमिट पावर इन मशीन। ये शाफ्ट क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपको पावर को ट्रांसमिट करता है। बट अगर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट, एक्सेल एंड स्पिंडल, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको डिफरेंस है। शाफ्ट का काम क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करना, पर एक्सेल क्या होता है, रोटेटिंग या नॉन रोटेटिंग मेंबर्स दैट सपोर्ट्स व्हील, पुलीज और कैरीज ऑन नो टॉर्क। इसमें कोई आपका टॉर्क नहीं होता, ये सिर्फ आपको क्या कहता है, सपोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, दैट्स एक्सेल। जैसे अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो आपको रियर और एक्सेल व्हील बोलते हो, जिसमें आपको 2 पहिए लगे होते हैं, 2 व्हील लगी होती हैं आगे, इसको बोलते फ्रंट। पीछे की बात करें दैट इज रियर व्हील। तो अगर जैसे इस टाइप्स की अगर आपको व्हील हो गया और इन दोनों व्हील के बीच में जैसे ये चीज होगा, दैट्स कहलाता है एक्सेल। ये आपका कहलाएगा क्या, एक्सेल। स्पिंडल इज ए शॉर्ट टर्म्स एज ए लाइन शाफ्ट, हेड शाफ्ट, स्टब शाफ्ट, ट्रांसमिशन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट आर नेम्स एसोसिएटेड विथ स्पेशल यूजेस। तो जैसे आपका शाफ्ट, स्पिंडल भी आपकी लेकिन साइज में आपका ये बहुत छोटा है होता है, जैसे आपसे कभी राड होता है, राड आपको सिंपल सा है, एक आपका नॉन रोटेटिंग एलिमेंट्स होता है, तो आपको सॉलिड भी हो सकता है, आपका नॉन सॉलिड भी हो सकता है, या हॉलो बोल सकते हो। तो व्हाट इज शाफ्ट, शाफ्ट इज ए मशीन एलिमेंट विच आर यूज टू ट्रांसमिट पावर इन ए मशीन। एक्सेल क्या होता है, ये रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग एलिमेंट्स मेंबर्स होते हैं कि जो केवल आपको सपोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको व्हील हो या पुल्ली हो, इसमें कोई टॉर्क नहीं होता। टॉर्क एक तरह से स्मॉल सॉफ्ट ही कहलाता है, जो जनरली जो यूज किया जाता है लाइन सॉफ्ट में, हेड सॉफ्ट, स्टब सॉफ्ट, ये इसका नाम है। जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट, काउंटर सॉफ्ट, इस नाम से भी स्पिंडल को हम जनरली पहचानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट, कि अगर आपसे पूछते हैं डिफाइन सॉफ्ट, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉफ्ट आर द मशीन एलिमेंट विच आर यूज टू ट्रांसमिट पावर इन ए मशीन। तो सिंपल वर्ड्स में लोड की बात करें तो यहाँ पे टॉर्सनल लोड होता है, एक्सियल लोड होता है, बेंडिंग लोड होता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा तो आपका कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लोड्स। दैट इज टॉर्सन इक्वेशन, जो हम आगे आपको डिराइव करेंगे, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। जे यहाँ का पूरा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम ले सकते हैं आई पी से, या आई किसी बुक में आई पी लिखा होगा, दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर सिंपल आपको जे या जे पी से भी आपको मेंशन करते हैं। टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन टी, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम मेंशन करते हैं सी से भी करते हैं, या फिर हम इसको एन से भी मेंशन करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका दैट इज टॉर्सन इक्वेशन। थीटा दैट इज एंगल ऑफ, ये ट्विस्टिंग एंगल बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ, कि अगर आपने जैसे ट्विस्ट किया तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इसको बोलते हैं, तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। तो ये आपका कहलाएगा आपका दैट इज एक्चुअल। जैसे आपका टॉर्क अप्लाई किया तो पोजीशन आपका एक्सिस का चेंज होकर जो डॉटेड दिखा रहा है, ये जो एंगल कहलाएगा दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। आर दैट इज रेडियस, एल दैट इज लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो ये जब हम टॉर्सन इक्वेशन डिराइव करेंगे तो ये अपने नोट सिंबल्स हैं जो हमें आपको मिलेंगे, दैट इज टॉर्सन ऑफ। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने इसके पहले बेंडिंग इक्वेशन में हमने देखा था, टाउ की जगह वहाँ पे था सिग्मा, सिग्मा अपान वहाँ पे आपका सिग्मा अपान बाई कर दिए, यहाँ पे रेडियस है, जहाँ पे आपका टी वहाँ पे था वहाँ पे एम, यहाँ पे टॉर्क है वहाँ पे आपका एम अपान जे की जगह आई, एंड जहाँ पे आपका था
एंगल ऑफ दैट इज शेयर मॉडुलस दैट इज जी हमने नोट किए ई अपान आर। ये सारी वैल्यू सिग्मा अपान बाई इक्वल टू एम अपान आई इक्वल टू ई अपान आर, दैट्स कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन। और सिमिलर वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन आपको मिला है दैट्स कॉल्ड टॉर्सन इक्वेशन। सिग्मा अपान बाई की जगह टाउ अपान आर, टी जहाँ एम था दैट मोमेंट, यहाँ आपको टॉर्क मिला, जे दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको कहलाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी थीटा यहाँ पे एंगुलर है इसलिए आपको थीटा का मल्टीप्लिकेशन किए, वहाँ पे आपका था यंग मॉडुलस दैट ई अपान आर, यहाँ आपको सॉफ्ट का लेंथ हो गया। तो बस वहाँ डिफरेंस था आपको, जब आप जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो तो वहाँ पे दो इक्वेशन मिले थे। एक आपका था इक्वेशन था दैट इज पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ये मिला था आपको आई एक्स एक्स या किसी भी एक्सिस के अबाउट। आपने यदि इसको लिया किसी भी एक्सिस के अबाउट दैट इज पोलर, ये आपका कहलाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था जिसको हमने लिया था आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड, ये कहलाया आपका दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे जने इस वैल्यू से जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों एक्सिस कर दोनों को जब सम कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो मिलेगा आपको कहलाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ पे हमने निकाला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपका आई से हमने डिनोट किए थे। यहाँ पे जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया द समेशन ऑफ रिमेनिंग टू एक्सिस का, तो जो सम होगा ये कहलाएगा आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द सॉफ्ट, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है कि हमने एक सॉफ्ट लिया जिसका एक इंड आपका फिक्स है। बस एक वर्ड हमेशा याद रखना कि सॉफ्ट का मतलब होता है कि जब आपका जो बॉडी आपका रोटेट करे, अगर आपका एक एंड फिक्स नहीं होगा, जैसे आपका आपने सिंपल अगर आपको ये एंड फिक्स नहीं होगा तो ये जो टॉर्क जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर सॉफ्ट आपका नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने एक सिंपल सा स्पिंडल शेप का या सर्कुलर शेप का सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी एलिमेंट्स ले लिया, अब आप इसको यदि घुमा रहे हो तो ये आपको तभी रोटेट कर सकता है जब इसका किसी एंड में आपको होल्ड करके रखो। यदि आपने होल्ड नहीं किया तो मीन्स क्या है कि आप कपल, जैसे आप इस एंड में अगर क्लॉकवाइज है दूसरे एंड में आपका क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे हम जैसे एजम्पशंस मानते हैं कि जो आपका मटेरियल है द मटेरियल ऑफ द सॉफ्ट इज यूनिफॉर्म, कि आपका मटेरियल जो होगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब आपका बात करें यहाँ से एल पॉइंट से अगर ओ पॉइंट तक है कि इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक आपको जो मटेरियल होगा आपको यूनिफॉर्म कहलाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म मटेरियल होगा। शेप जो होगा दैट इज सर्कुलर, द सॉफ्ट सर्कुलर इन सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर लोडिंग, कि जैसे आपने जो आपका शेप हमने अज्यूम किया कि आपका जो सॉफ्ट है दैट इज सर्कुलर, जैसे आपने लोड को रिमूव कर दिए फिर आपको सर्कुलर ही शेप रहे, ऐसा ना हो कि उसका शेप चेंज हो जाए, सर्कुलर से आपका कुछ नॉन सर्कुलर हो जाए। अ प्लेन सेक्शन ऑफ ए सॉफ्ट normal to its axis before loading remains plane after the torque have been applied. A plane section of shaft normal to its axis before loading remains plane, कि जब आपने लोड अप्लाई किया उसके पहले आपका जो सॉफ्ट है वो प्लेन हो, और जैसे आपने अप्लाई करने के आफ्टर टॉर्क हैव बीन अप्लाइड, तो आपको टॉर्क अप्लाई करने के बाद अपने जब ओरिजिनल शेप में आए फिर आपको वैसे ही आपको प्लेन होना चाहिए। मीन्स एक सिंपल से वर्ड्स में इलास्टिक प्रॉपर्टी आप होना चाहिए कि आपने जैसे लोड अप्लाई किया टॉर्क अप्लाई किया तो उसमें ट्विस्ट हो गया, आपका जैसे टॉर्क अप्लाई किया ट्विस्ट हुआ, आपका टर्न हो गया, लेकिन जैसे आपने टॉर्क को रिमूव किया या आपने कपल को जैसे ही आपने रिमूव किया फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, मीन्स उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए। द ट्विस्ट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, अब जैसे इस पॉइंट में आपको हमने एंगल फाई लिया तो किसी भी पॉइंट में हो तो आपका एंगल जो होना चाहिए आपका फाई ही होना चाहिए, चाहे किसी भी एक्सिस से हम मेजर करें। तो ये जो कहलाएगा ये पॉइंट्स कहलाएंगे, यदि आपका हर पॉइंट्स में एंगल जो होना चाहिए आपका हमेशा फाई होना चाहिए। तो मीन्स एंगल ऑफ ट्विस्ट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ शाफ्ट हमेशा आपको यूनिफॉर्म होना चाहिए।
द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। जैसे आपका इस पॉइंट में अगर आपका जितना भी आपके सेक्शन में आपको नॉर्मल सेक्शन में जो भी आपको डिफॉर्मेशन किसी भी सेक्शन में आ रहा है, तो हर पॉइंट्स में आपको डिफॉर्मेशन आपको सेम होना चाहिए, चाहे इस पॉइंट्स में हो, चाहे इस पॉइंट्स की बात करें, चाहे इस पॉइंट्स की बात करें। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचा है, तो हर सेक्शन में आपका जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए आपको सेम होना चाहिए। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क डज नॉट एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट। तो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक प्रॉपर्टी को आपको पूरी तरह से हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। यदि हुक्स लॉ को आपका उसमें डिफॉर्मेशन हो गया तो आपका सॉफ्ट वो फिर आपका सर्कुलर नहीं होगा, और ये आपको ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में कंडीशन में नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि हमने पहला एजम्पशन मानेंगे क्या कि मटेरियल आपको जो आपका मटेरियल है सॉफ्ट का यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि लोड अप्लाई करने से पहले और लोड अप्लाई करने के बाद दोनों कंडीशन में जो सॉफ्ट आपका सर्कुलर होना चाहिए, हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, दैट इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, कि जब आपका ट्विस्ट है अलोंग द लेंथ आपका हर सेक्शन में यूनिफॉर्म होना चाहिए ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। कि अगर आप फिफ्थ पॉइंट की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम, कि हर पॉइंट्स में किसी भी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन से डिस्टेंस जो होगा आपका हमेशा सेम होना चाहिए। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा आपको इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा डज नॉट एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट, उसकी वैल्यू इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एजम्पशंस हैं जो हम स्टडी करेंगे इन द केस ऑफ टॉर्सन इक्वेशन ऑफ द सॉफ्ट। यहाँ एक टॉर्सन इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं, तो उसी डायग्राम को हमने जो पुराना डायग्राम था उसी को जस्ट रिपीट करते जा रहे हैं। आर दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट, डी डायमीटर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट, डी एक्स थिकनेस ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम 2 में है डी एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग, एक्स रेडियस ऑफ स्मॉल इसकी जो आपका इस सेक्शन है यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी दैट इज एक्स, टाउ एक्स इस सेक्शन में जो आपका जो सेक्शन आपका एक्स है थिकनेस डी एक्स है, उस सेक्शन में जो आपका शियर स्ट्रेस लगा दैट इज टाउ एक्स, टाउ शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस इस सेक्शन में आपका लगा टाउ एक्स, और इस सेक्शन में आपको लगा टाउ एक्स। तो यहाँ पे जो लगेगा दैट टाउ, यहाँ पे जो आपको जो वैल्यू लगेगी दैट टाउ एक्स। डी एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री इस पूरे सेक्शन का जो आपको स्मॉल एलिमेंट हैचिंग किया हुआ है इसका एरिया कितना डी ए, तो एरिया कैसे हो जाएगा डी इक्वल टू दैट इज सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, तो 2 पाई आर इंटू डी आर या डी एक्स कर सकते हैं। जे आई पी से कियो दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट इसकी नोट क्योंकि दैट इज रेडियंस। तो ये हमने एक नोटेशन है जो हम यूज करने वाले हैं, आर रेडियस, डी डायमीटर, डी एक्स या थिकनेस, अगर डी आर लिखा हो वो भी सही चलेगा। तो हमने एक एल लेंथ का स्मॉल एल लेंथ का एक सॉफ्ट लिया जिसमें टॉर्क आपका टी, एक आपका क्लॉकवाइज दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसका ओरिजिनल पोजीशन आपका हमने लिया ये पॉइंट, ये डी जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है आपका दैट इज डायमीटर, दैट इज डी, ओ दैट इज सेंटर पॉइंट, एम आपका ओरिजिनल पोजीशन में पहले एम था, जैसे आपने इसको ट्विस्ट किया तो एम से आपका पोजीशन कितना हो गया एम डैश, जो एंगल बना फाई दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। हमने यहाँ पे दो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आपका ट्विस्ट से पहले, यहाँ पे आप देखिए हर सेक्शन का जो वैल्यू है जो पॉइंट्स हैं आपको यूनिफॉर्म है, दैट इज इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सब। जैसे आपने ट्विस्ट टॉर्क अप्लाई किया तो आपका ये पोजीशन आपका एम, पोजीशन एम से आपका पोजीशन कितना होगा एम डैश, तो ये पोजीशन आपको पहला एम डैश जो आपको वैल्यू पहले ये पोजीशन था, तो पोजीशन आपका एम से एम डैश हुआ, एंगल मिला आपको थीटा, रेडियस आर वैसी है, डी आपका डायमीटर है, फाई दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट, लेंथ एल दैट इज लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो सिंपल सा अगर बात करें शियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ। इसके पहले हमने एक देखा था कि रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया था, अगर आपने ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, यदि आप फेस पे कोई आपने फोर्स अप्लाई किया तो ए से आपका पोजीशन कितना हो गया ए डैश,
ये पोजीशन क्या कहलाया आपका ए डैश, और ये एंगल कितना बना आपका, दैट इज हमने वहां पे माना था क्या 5। तो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ दैट इज ए डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हमने लिया एल। अगर आपका ये आपका एल है तो चेंज ऑफ लेंथ कितना हो ए डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सिमिलर यहाँ हमने यूज किया, एक शाफ्ट है जो पोजीशन पहले एम था, वो पोजीशन चेंज किया कितना हो गया एम डैश। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज ऑफ लेंथ कितना कहलाया, चेंज ऑफ पोजीशन आपको हुआ एम डैश, तो होगा एम डैश, ओरिजिनल लेंथ कितना है एल, ये हो गया आपका एल। तो अब ये दैट इज सर्कुलर सेक्शन है। तो सिंपल सा अगर आपको निकालना हो, ये एक आर्क जैसी हो गया, ये पोजीशन आपको हो गया, ये वैल्यू आपको हो गई एम एंड एम डैश, ये एंगल आपका है थीटा, ये वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो कितनी होगी एम डैश आर इंटू थीटा। तो सिमिलर वहाँ पे वैल्यू हो गई एम डैश इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसके वी आल्सो नो दैट शियर स्ट्रेन फाइव इक्वल टू टाउ अपॉन सी। दो इक्वेशन हो गए, एक पहला इक्वेशन बना आपका एम डैश अपॉन एल, दूसरा आपको हो गया फाइव इक्वल टू टाउ अपॉन सी, दोनों को इक्वेट कर दिए। एम डैश अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन सी, जहाँ पे आपका एम डैश है वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया आर थीटा अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर ये आपका 1 हो गया। ये वैल्यू कैसी आई, दैट इज शियर स्ट्रेन से। तो एक सिमिलर वर्ड्स में जब हम बात करें कि यहाँ पे जब भी आपका शाफ्ट रोटेट होगा तो दो तरह से आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा, पहला फेस पे लगेगा क्या शियर स्ट्रेस, और दूसरा लगेगा आपको शियर स्ट्रेन। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई शियर स्ट्रेन, जिससे आपका पोजीशन आपका चेंज हुआ ट्विस्ट की वजह से, एम से आपका एम डैश हुआ, तो यहाँ आपका शियर स्ट्रेन आया, तो हमने एक वैल्यू फाइंड कर लिया टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। जब आपका फेस में लगेगा शेयरिंग स्ट्रेस तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अब हम एक उसी कंडीशन का एक सर्कुलर एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर रहे हैं जिसका डायमीटर डी वैसी है, एक्स रेडियस स्मॉल सिंग आपका एक्स, थिकनेस आपका डी एक्स है। तो फोर्स क्या होता है, टाउ इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। तो अगर एफ मतलब एफ टी कर दें दैट इज शियर फोर्स, तो एफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू टाउ इंटू एरिया, टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस, इस सेक्शन का अगर माने स्ट्रेस तो कितना हो गया टाउ एक्स, एरिया कितना हो जाएगा सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो टर्निंग फोर्स दैट इज कॉल्ड टर्निंग फोर्स ऑफ एलिमेंट्री रिंग टाउ एक्स इंटू एरिया का 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करें मूवमेंट की, ये डिस्टेंस जितना आपको मिला, ये अगर इस सेक्शन में आपको लगा टाउ एक्स या आपको एफ टी हमने माना, एफ टी माना जैसे, तो ये हो गया, और ये डिस्टेंस जो होगा आपका एक्स, तो ये अगर सेक्शन की बात करें ये वैल्यू हो गई आपको एक्स रेडियस, इस पॉइंट में क्या लगा आपको एफ टी। तो मूवमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ टी दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एक्स, तो मूवमेंट कितना होगा, ये आपको हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, मूवमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसी को टॉर्क बोलते हैं दैट इज टर्निंग मूवमेंट। डी टी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाउ एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एक्स। ये तो आपको हो गया एक एलिमेंट के लिए। टोटल टर्निंग मूवमेंट निकालना हो, मतलब टोटल टॉर्क आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, मैक्सिमम रेडियस कितना है 0 टू आर, मैक्सिमम रेडियस आपकी वैल्यू रेडियस कितना है, ये वैल्यू आपको सेक्शन के लिए एक्स, तो टोटल रेडियस कितना है आपका आर, ये सेक्शन के लिए पूरे के लिए रेडियस कितना हो गया आपको आर, ये वैल्यू कितनी होगी आपको आर, 0 टू आर हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, ये मूवमेंट की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसमें वेरिएबल कितना है, अब आपको एक कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं, रिंग के लिए ये वैल्यू आपको मिली टाउ एक्स, और पूरे सेक्शन के लिए आपको मिली टाउ, ये वैल्यू जो मिली आपको एक्स सेक्शन के लिए, और होल वैल्यू कितनी मिल गई आपको कैपिटल आर। तो फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल, अब आपको दो ट्रायंगल बन गए, एक आपको ये ट्रायंगल मिला
दूसरा आपको ये ट्रायंगल मिल गया। फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल टाउ अपॉन आर, टाउ अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू टाउ एक्स अपॉन एक्स। तो जहां आपको टाउ एक्स है, टाउ एक्स की क्या वैल्यू पूछ सकते हैं, टाउ अपॉन आर इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पे वही किया, टाउ अपॉन आर, ये वैल्यू होगी टाउ अपॉन आर। 2 पाई आपका कांस्टेंट है तो 2 पाई हमने बाहर निकाल लिया। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर था, अब एक वैल्यू आपको x और हो गई, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो आपको क्या डी टी की जगह वैल्यू कितनी हो गई t, और एक्स क्यूब मतलब x की पावर 4 अपॉन 4, एक्स का 4 अपॉन 4, 0 टू कैपिटल आर लिमिट लगा दिया। जहाँ x है तो हमने कैपिटल आर पुट कर दिया, एक एक कैंसिल हो गया, तो हो गया आपको t कैपिटल टी, द टॉर्क या टर्निंग मोमेंट इसको बोलते हैं, टाउ इंटू पाई आर क्यू अपॉन 2। अगर आप ये तो हो गया, हम अगर आपको डायमीटर की फॉर्म में रखना हो तो जहाँ पे आर डी इक्वल टू कितना होता है, डी इक्वल टू 2r, आर इक्वल टू डी बाई 2, तो आर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया डी बाई 2, तो डी क्यू अपॉन 16। टाउ इक्वल टू हो गया टी इक्वल टू टाउ इंटू पाई अपॉन 16 टाउ डी क्यू। तो कई बार आपको इसको ऐसे भी लिख के आता है कि फाइंड द टॉर्क, टॉर्क मतलब टी, अगर आपसे बोलता ये टॉर्क हो गया टी, अगर आपसे बोलता है फाइंड द शियर स्ट्रेस, फाइंड द शियर स्ट्रेस, द टाउ इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू, 16t अपॉन पाई डी क्यू। बस हमने क्या किया, 16t टाउ इक्वल टू कर 16t अपॉन पाई डी क्यू। ये सिंपल हो गया, आपको टॉर्क निकालना हो या आपको शियर स्ट्रेस फाइंड करना हो तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। पहला मिल गया आपको टी इक्वल टू, अगर आपको आई पी दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर आई पी पोलर मोमेंट पाई अपॉन 32 डी पावर 4, या इसी को लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 आर पावर 4। तो ये वैल्यू आपको थी, अब इसको आपको मिल गया, हमने आपसे बोला कि पाई अपॉन 32 डी पावर 4, तो इसको अगर आपको बात बनाना हो आई पी के फॉर्म में, ये डी क्यू अपॉन 16 ऑलरेडी है, तो ऊपर डी अपॉन 2 हम मल्टीप्लाई कर दें डी अपॉन 2 का, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज आई पी। यहाँ हो गया टाउ, टाउ अपॉन आर इंटू पाई आर, आर मल्टीप्लाई कर दिया आर बार 2 का, पाई आर का 4 अपॉन 2 हो गया। तो ये वैल्यू जो हो गई आपको मिल गया, ये वैल्यू मिल गई क्या, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वैल्यू हो गई टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन आर, दैट इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, पहला इक्वेशन था हमारा, इसके पहले जो हमारा इक्वेशन था टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, टाउ अपॉन आर, टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। अब यहाँ पे मिल गया टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन आर। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी जब आप इक्वेट करोगे तो इक्वेशन मिलेगा टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, दैट्स कॉल्ड टॉर्सन इक्वेशन विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस यूनिट। जैसे हमने वहाँ बेंडिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था, आपको जैसे मिला था बेंडिंग इक्वेशन उस यूनिट में, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन में, तो बेंडिंग इक्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट था वैसे ही आप क्या होगा टॉर्सन इक्वेशन है। पूरा यूनिट्स जो है, सारे यूनिट्स आपको टोटली डिपेंड्स ऑन द टॉर्सन इक्वेशन, टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। तो बस इतना हमें ध्यान रखना होगा कि आई पी दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज टी टर्निंग मोमेंट या टॉर्क, टाउ शियर स्ट्रेस, आर रेडियस, सी या जी से डिनोट करते हैं, या एन से भी लिखा होता है किसी किसी में, दैट इज शियर मॉडुलस, थीटा एंगल ट्विस्ट, एल आपका लेंथ ऑफ द सॉफ्ट, दैट का टॉर्सन इक्वेशन। फ्रॉम अब यदि हमने टाउ अपॉन टी अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन आर, इसको हमने इक्वेट किया, जो आपका रिलेशन है, तो यहाँ से हो गया टी इक्वल टू टाउ इंटू आई पी अपॉन आर। आई पी अपॉन आर इज कॉल्ड द पोलर मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट।
IP upon R is called the polar modulus of the shaft. IP and R constant and IP upon R is thus a constant. IP आपका constant है, R constant है, तो IP upon R का रेशियो भी क्या होगा आपका constant होगा, और ये क्या कहलाता है पोलर मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट। इसी को बोलते हैं क्या, सेक्शन मॉडुलस, इसको डिनोट करते हैं क्या, जेट पी से। इसको बोलते हैं क्या, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट या पोलर मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट। तो कहीं अगर आपको सेक्शन मॉडुलस लिखा है, पोलर सेक्शन मॉडुलस, तो आपका कहलाएगा जेट पी। फॉर ए शाफ्ट ऑफ ए गिवन मटेरियल टाउ द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज फिक्स्ड। जो आपका शाफ्ट होगा तो कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको बियर कर सकते हैं, फिक्स होता है। दस greatest twisting moment that the shaft can be withstand is proportional to the polar modulus of shaft. Polar modulus of the section is thus measure of strength of the shaft in the rotation. तो polar modulus क्या बताता है, that strength of the shaft। तो जब भी हम shaft को डिजाइन करते हैं, shaft are designed on the basis of the strength and rigidity। तो मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको जो शाफ्ट को जब मशीन डिजाइन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो शाफ्ट के डिजाइन का, उसमें दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक होता है स्ट्रेंथ, दूसरा होता है रिजिडिटी। तो हम दोनों चीज़ के लिए डिजाइन करते हैं। जो आपका ये बेसिक डिजाइन का आपका क्राइटेरिया के लिए, शाफ्ट आर द डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। द पोलर सेक्शन मॉडुलस दैट इज जेड पी, सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है आपका, सर्कुलर सेक्शन है दैट इज सॉलिड्स के लिए जेड लिखा हो, जे लिखा हो, जेपी पाई अपॉन 32 डी पावर 4, जहाँ पे आर इक्वल टू डी बाई 2 पुट कर दो तो आपको हो जाएगा। वहाँ पे हमने लिखा था आई पी अपॉन आर, या आपको जे अपॉन आर दैट इज जेड या जेड पी। आई पी की जगह यहाँ जे लिख सकते हो, या हर बुक में अलग नोटेशन है, जे या आई पी। तो आई पी पाई अपॉन 32 डी पावर 4, आर इक्वल टू डी बाई 2, जेड पी के हो गया पाई अपॉन 16 डी क्यूब। ये हो गया सॉलिड के लिए। और आपका ये हॉलो सॉफ्ट है तो पाई अपॉन 32 डी वन के पावर 4 माइनस डी टू पावर 4, आपको ये हो गया आई पी या जे। आर हो गया डी वन बाई 2, तो आपका जेड पी कितना हो गया है पाई अपॉन 16 डी वन पावर 4 माइनस डी टू पावर 4 अपॉन डी वन। दैट्स द आपको बोलो सेक्शन मॉडुलस जेड पी या पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो ये सारे वैल्यू हमें याद होगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। ये हो गया आपका दैट इज टॉर्सन इक्वेशन। इस इक्वेशन को जितनी बार आप सॉल्व करेंगे आरजीपी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये इक्वेशन है। 99% चांस है कि हमेशा ये आपका रिपीट होता है। तो वो टॉर्सन इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच आर रेगुलरली रिपीटेड इन आरजीपीवी एग्जाम। तो आपको आरजीपीवी एग्जाम में हमेशा ये रिपीट होते हैं। तो आपको जितनी बार आप इसको ट्राई करें, जितनी बार सॉल्व करें, बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट और द पावर ट्रांसमिशन। और आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएगा कि व्हाट द कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड एंड हॉलो सॉफ्ट, कि जो आपका सॉलिड अच्छा होता है कि हॉलो सॉफ्ट होता है, और कंपोजिट सॉफ्ट, सॉफ्ट इन सीरीज एंड सॉफ्ट आर पैरेलल। These are the important topic which I'll cover in next lecture. Thank you. Have a nice day.